नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में वक्त हो चला है एक बार फिर से प्रदेश की तमाम बड़ी पॉलिटिकल गतिविधियों से आपको रूबरू कराने का, जिसमें हम बताएंगे कि इस पूरे हफ्ते किस तरीके से गतिविधि रह सकती है और बीते 2 दिन जब आप सियासी गलियारा नहीं देख पाए तो इन 2 दिनों में किस तरीके की गतिविधि रही। उन तमाम चीजों को लेकर के एक बार फिर से सियासी गलियारा आपका इंतजार कर रहा है, आप उसका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए सियासी गलियारे में कुछ देर टहलते हैं। बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। सभी को तारीख का इंतजार है चुनाव आयोग की तरफ से। 29 नवंबर से पहले बिहार चुनाव के साथ ही बड़ौदा उपचुनाव होने के संकेत भी दिए गए हैं। बिहार चुनाव के साथ बड़ौदा उपचुनाव, 29 नवंबर से पहले उपचुनाव के संकेत। बड़ौदा के दंगल में सियासी दल सक्रिय। हरियाणा में एक विधानसभा सीट बड़ौदा पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार आम चुनाव के साथ ही बड़ौदा का उपचुनाव भी हो सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से 29 नवंबर से पहले बिहार विधानसभा चुनाव कराने के संकेत दे दिए गए हैं। ऐसे में तारीख की सुगबुगाहट के साथ सियासी दलों की सक्रियता भी बढ़ गई है। कोरोना महामारी पर चुनाव भारी, कोरोना की मार और बढ़ता प्रचार। एक तरफ तो पूरे हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोनीपत जिले की बात करें तो यहां भी संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। बीते दिन भी जिले में 76 नए केस मिले और सोनीपत जिले की बड़ौदा सीट पर उपचुनाव भी होने हैं। बड़ौदा पर कोरोना का साया जरूर है, क्योंकि बड़ौदा में प्रचार करने वाले कुछ नेता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जो काफी लोगों के संपर्क में आए थे। हालांकि अभी भी चुनाव इस महामारी पर भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अगर 1-2 दिन को छोड़ दें तो कोई ना कोई नेता यहां पर प्रचार करने जरूर पहुंच रहा है। वर्चस्व की जंग में कोरोना बेरंग, 1 महीने में नेताओं का ठिकाना बड़ौदा। करीब 5 महीने से खाली बड़ौदा सीट। दरअसल बड़ौदा सीट से कांग्रेस के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद यहां उपचुनाव तय है, जिनका 12 अप्रैल को निधन हुआ था। 15 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर इसे खाली घोषित कर दिया। नियमों के मुताबिक 6 महीने के अंदर किसी भी सीट पर उपचुनाव कराने होते हैं, लेकिन अगर किन्हीं परिस्थितियों के चलते उपचुनाव कराने संभव न हो तो इलेक्शन कमीशन उसे टाल भी सकता है। कोरोना की परिस्थिति भी कुछ ऐसी है, लेकिन चुनाव आयोग के संकेत के मुताबिक 29 नवंबर से पहले उपचुनाव कराए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के साथ जनता टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप डवास ने पार्टी के संगठन और कृषि अध्यादेशों समेत कई मुद्दों पर खास बातचीत की। उन्होंने किसानों को लेकर क्या कुछ कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आई हैं उस इंटरव्यू में सामने। जरा देखिए एक रिपोर्ट के जरिए। कोरोना काल में बीजेपी की रफ्तार, 1.5 महीने में जिला स्तरीय टीम, प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति जल्द। कोरोना काल में हरियाणा बीजेपी की बागडोर मिलने के बाद ओपी धनखड़ ने महज 1 महीने में ही अपनी जिला स्तरीय टीम तैयार कर दी। बड़े बड़े दिग्गजों को भी धनखड़ ने टीम तैयार करने के मामले में पछाड़ दिया। राजनीति में अनुभव तो अच्छा खासा है, उसी का शायद यह नतीजा भी है कि कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलकर नियुक्तियां करने में ज्यादा समय नहीं लिया गया। और जब जनता टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप डवास ने उनसे पहला सवाल यही किया, तो उन्होंने एक और ऐलान कर कहा कि सितंबर में ही मंडल, जिला और प्रदेश की कार्यकारिणी का भी गठन कर दिया जाएगा। करीब 1.5 महीने पहले आप हरियाणा भाजपा के मुखिया बने और तमाम जिलों में आपने जिला अध्यक्षों की तुरंत नियुक्तियां भी की। कार्यकारिणी को लेकर इंतजार है लोगों का, जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनका भी जुड़ना चाहते हैं लोग आपके साथ।
हमारे 3 टायर में कहूँगा, मंडल की कार्यकारिणी भी बननी है, जिला की कार्यकारिणी भी बननी है और प्रदेश की कार्यकारिणी भी बननी है। तो हमने लक्ष्य यही लिया है कि सितंबर में हम अपनी संगठन संरचना को कंप्लीट कर लें। इसके अलावा ओपी धनखड़ ने यह भी कहा कि सीएम मनोहर लाल कोरोना संक्रमित है, इसलिए नियुक्तियों में थोड़ी देरी जरूर हो गई, लेकिन जैसे ही ठीक होकर वो लौटेंगे वैसे ही उनके साथ संगठन को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा और संगठन का प्रारूप तैयार करने के कार्य को और तेज किया जाएगा। सीएम साहब कोरोना में नहीं गए होते तो हम थोड़ा और भी फास्ट इस विषय को कर सकते थे, लेकिन उसके कारण से थोड़ा सा जब वो बाहर आ जाएंगे तो हमारी आपसी चर्चा और तेजी के साथ आगे बढ़ जाएगी। चूंकि 1.5 महीने पहले ही धनखड़ को कमान मिली है तो उनके सामने पार्टी को बड़ौदा उपचुनाव जिताने का चैलेंज भी होगा। हालांकि दंगल में बीजेपी और जेजेपी मिलकर उपचुनाव लड़ेगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से दावेदारी काफी बार हो चुकी। तो वहीं अब जनता टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर के सवाल पर ओम प्रकाश धनखड़ ने इशारों में कहा कि जिस तरह से बीजेपी तैयार हो रही है और पहल की है वो सबके सामने है, लेकिन गठबंधन का उम्मीदवार होगा और बैठकर बात की जाएगी। एक संशय की स्थिति ओम प्रकाश धनखड़ जी ये आती है कि आपने कार्यभार संभालते के साथ ही जब आपसे बात की गई बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, आपने ये कहा कि कैंडिडेट भाजपा का होगा और पब्लिक चाहती है कि अब की बार भाजपा यहाँ से अपना विधायक लेके जाए विधानसभा तक, किंतु आपकी सहयोगी पार्टी भी ये कहती है कि मिलजुल के बैठ के बात करेंगे और कैंडिडेट कौन होगा ये तय बाद में किया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से मिलजुल कर तो करेंगे, गठबंधन लड़ेगा चुनाव, गठबंधन चुनाव लड़ेगा, लेकिन भाजपा जिस प्रकार से तैयारियों में सारी चीज़ों में जुटी हुई है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ इस बात को कि जिस प्रकार की पहल बीजेपी ने की है वो आपके सामने है ही और हमारे गठबंधन का साथी, और हम मिलजुल कर इस पर आगे बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी की पिछली सरकार में धनखड़ कृषि मंत्री थे तो उनसे कृषि अध्यादेशों को लेकर भी सवाल किए गए। उन्होंने तीनों कृषि अध्यादेशों को किसान हित में बताया, साथ ही विपक्ष पर आरोप लगाकर उन्हें मुद्दा विहीन बताया और कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि नए अध्यादेशों से किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने का अधिकार मिलेगा। साथ ही ये भी कहा कि ये अध्यादेश आने से मंडी सिस्टम खत्म नहीं होगा, वो भी जारी रहेगा। आप कृषि मंत्री भी रहे हैं प्रदेश के और किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं, कुछ ऐसा लगता है कि कृषि मंत्री रहते हुए कुछ ऐसा करना चाह रहे थे लेकिन कार्यकाल हो गया है इसलिए नहीं कर पाए? कुछ ऐसा लग रहा है किसानों के लिए कि ये बेहद इच्छा थी लेकिन समय नहीं मिल पाया? ये 3 विधेयक जो सरकार अभी लेकर आई है, ये तीनों किसान की डायरेक्ट मार्केटिंग को सुरक्षित करने के लिए। कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि इससे मंडी बंद हो जाएगी, इससे एमएसपी पे असर पड़ जाएगा। ये पूरी की पूरी झूठी कहानी है। किसानों में मुफ्त की शंका भरने की जरूरत नहीं है और इनकी ढोल की पोल खुल जाएगी। अब धान खरीदेंगे एक एक दाना और मंडियों में खरीदेंगे, सारी सरकारी खरीद मंडियों में होगी। जो कि तो मंडी चलेगी, जो कि तो एमएसपी रहेगा। न एमएसपी के सिस्टम को, कानून को छेड़ा गया है, मंडी के कानून में इतना सुधार किया गया है कि आप बाहर भी खरीद सकते हो। अब किसान का सामान खलिहान से भी खरीदा जा सकेगा, खेत से भी खरीदा जा सकेगा। विपक्ष भी खुद को किसान हितैषी बताता है, सरकार भी खुद को अन्नदाता हितैषी बताती है, लेकिन कृषि अध्यादेश पर दोनों आमने सामने हैं। ऐसे में किसान भी शंका में हैं, किसान संगठन भी शंका में हैं कि आखिर ये अध्यादेश किसान के पक्ष में है या नहीं। अब ये तो आप ही तय कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इधर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा को जबरदस्त झटका लगा है। देश भर में हरियाणा 13 स्थान लुढ़क कर अब 16वें पायदान पर पहुंच गया है, जिसको लेकर विपक्ष भी सरकार पर काफी हमलावर है। इसके अलावा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से इसी मसले पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से हालांकि मना कर दिया। ये कह दिया कि 2019 की रिपोर्ट है ये। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आगे आने वाले वक्त में हरियाणा इसमें सुधार जरूर करेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा को झटका, तीसरे से 16वें स्थान पर पहुंचा हरियाणा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरे देश में कभी अपने नाम का डंका बजाने वाला हरियाणा अब गोता खाकर नीचे लुढ़क गया है। 1 या 2 पायदान नहीं, पहले 2 राज्यों से पीछे रहने वाला प्रदेश अब 15 राज्यों से पीछे छूट गया, क्योंकि नई रैंकिंग के मुताबिक प्रदेश को तगड़ा झटका लगा है। 13 स्थान लुढ़क कर
16वें नंबर पर पहुंच गया है। प्रदेश की रैंकिंग गिरने के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो उस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे क्योंकि ये 2019 का मामला है। देखो, केंद्र का जो सर्वे आया है वो 2019 का आया है। 2020 के अंदर हमने हमारी जो नई पॉलिसी का हम चर्चा प्रत्येक सेक्टर से, मैंने तो एमपी से, एमएलए से भी, साथ में हर इंडस्ट्री के व्यक्ति से आग्रह किया है कि इनपुट दें। हरियाणा सरकार पर हावी विपक्ष, रैंकिंग गिरने पर विपक्ष हमलावर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सैलजा का वार। खैर, कोई बात नहीं, राज्य में फिलहाल गठबंधन की सरकार है। जेजेपी के साथ 6 निर्दलियों का समर्थन है और 2014 से 19 तक बीजेपी की सरकार थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की। इसमें पहले के मुताबिक हरियाणा अब काफी नीचे चला गया, क्योंकि पहले जब प्रदेश तीसरे नंबर पर था तो औद्योगिक विकास की संभावनाओं को और ज्यादा बल मिला था, लेकिन अब वो गिरता दिख रहा है और इसी को लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने ट्वीट कर कहा, #ईस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा का तीसरे से 16वें स्थान पर गिरना हरियाणा सरकार की विफल नीतियों का एक और जीवंत प्रमाण है। अचानक इतनी रैंकिंग गिरना चिंताजनक तो है ही, हालांकि जानकारी यह भी है कि सरकार की तरफ से अब उद्योगों को और बेहतर सुविधाएं और माकूल वातावरण दिया जाएगा ताकि ये रैंकिंग सुधारी जा सके। साथ ही राज्य की नई औद्योगिक नीति भी अपनाई जा रही है जो अक्टूबर में घोषित की जा सकती है। ये जानकारी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दी। केंद्र का जो सर्वे आया है वो 2019 का आया है और हम उम्मीद करते हैं कि जो 1 अक्टूबर से हरियाणा प्रदेश की हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी बनेगी, हीप बनेगी, उस हीप के अंदर मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अगले 1 साल में हम बड़ी इन्वेस्टमेंट भी प्रदेश की तरफ लेकर आएंगे और प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स हैं उसमें एक बड़ा आप फ्लक्चुएशन देखेंगे, बड़ी इंक्रीज देखेंगे। जिस तरह के नंबर अब आए हैं उनका डाटा किस तरह रिकॉर्ड हुआ है, केंद्र सरकार ने उनको किस एजेंसी से करवाया है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये डाटा 2019 का है। हरियाणा के सामने अब बड़ी चुनौती है कि औद्योगिक विकास को तेज करने में जुटी सरकार को अब इसमें और बेहतर रणनीति से कार्य करना होगा। सरकार दावा करती रही है कि राज्य में काफी संख्या में कंपनियां निवेश करना चाहती हैं और इसके लिए उनको बेहतर सुविधाएं व ऑफर दिए गए हैं और वाकई अगर ऐसा है तो परिणाम बेहतर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा में बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उसने सरकार के माथे पर बल डाल दिया है और मौका दे दिया है विपक्ष को हमलावर होने का। जानकार के मुताबिक बेरोजगारी में हरियाणा अब नंबर 1 पर है। हरियाणा में बड़ौदा सीट पर उपचुनाव है। सीट एक है, लेकिन हरियाणा की सियासत में तीनों धुरियों के लिए किसी होड़ से कम नहीं। सीट है भी चैलेंजिंग। कांग्रेस के लिए सीट पर वापसी करने की चुनौती है। इसी सीट पर कभी लंबे समय तक दबदबा रख चुकी इनेलो के लिए फिर से पुराना तिलिस्म कायम करने की चुनौती है। तो बीजेपी जेजेपी के लिए सीट फतह कर अपनी ताकत और सरकार में जनता के गहरे विश्वास को साबित करने की चुनौती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब चुनौतियां इतनी हैं तो फिर बड़ौदा उपचुनाव से पहले वो गर्मा गर्मी और वो जुबानी तकरारें क्यों नहीं? तो जनाब, हरियाणा में सियासत के जिस मिजाज के आप आदी हैं उसका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि विपक्ष के हाथ वो मुद्दे लगे हैं जिस पर उसने जुबानी शॉट्स लगाने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं सत्ता पक्ष की उस पर फील्डिंग शुरू हो चुकी है। आज युवा जो है बड़ी संख्या में आज फैसला लेता जा रहा है कि हम इस चुनाव को अब की बार अपनी जिम्मेदारी पे लड़ेंगे और हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को यहाँ से उम्मीदवार को विजयी बना करके भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरे प्रांतों की रैंकिंग जारी की है। चौंकिए मत,
सोचिए भी मत, केवल जानिए। हरियाणा प्रांत गिरकर 16वें नंबर पर पहुंच गया है। खट्टर जी ने जब सरकार संभाली तो तीसरे नंबर पर हरियाणा था। तीसरे पायदान से गिरकर 16वें पायदान तक हरियाणा आ गया, क्योंकि हरियाणा में व्यवसाय का अब कोई स्कोप नहीं बचा। प्रदेश में बेरोजगारी की बढ़ती दर को लेकर विपक्ष के तेवर बेहद सुर्ख हो चुके हैं। बतौर विपक्षी उनका अंदाज ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन बेरोजगारी के चिंताजनक आंकड़ों ने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। डिप्टी सीएम साहब तो शायद आंकड़ों पर पूरा यकीन नहीं हो पाया, हालांकि इसमें जल्द सुधार और रोजगार के जल्द नए अवसर पैदा होने की उम्मीदें उन्होंने जरूर जताई। उम्मीद करते हैं कि जो 1 अक्टूबर से हरियाणा प्रदेश की हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी बनेगी, हीप बनेगी, उस हीप के अंदर मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अगले 1 साल में हम बड़ी इन्वेस्टमेंट भी प्रदेश की तरफ लेकर आएंगे और प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स हैं उसमें एक बड़ा आप फ्लक्चुएशन देखेंगे, बड़ी इंक्रीज देखेंगे। दरअसल शनिवार को जारी हुए आंकड़ों में हरियाणा से जुड़े बेहद चौंकाने वाले और बेहद चिंताजनक आंकड़े जारी हुए थे, जिसके मुताबिक हरियाणा बेरोजगारी में सबसे अव्वल बताया गया। आंकड़ों में हरियाणा में 33.5% आबादी बेरोजगारों की है। दूसरे स्थान पर रहे त्रिपुरा में 27.9% बेरोजगार हैं, तो वहीं पड़ोसी राज्य राजस्थान में 17.5% संख्या बेरोजगारों की है। अब बेरोजगारी की दर बढ़ी कैसे, और बढ़ी सो बढ़ी, लेकिन इतनी बढ़ी कैसे कि देश में बेरोजगारी के मामले में हरियाणा की पोजीशन नंबर 1 की हो गई, और वो भी तब जब मनोहर वन गवर्नमेंट में रोजगार बढ़ाने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इतनी ज्यादा कोशिशें की गई थी। हालांकि कुछ इस पर कोरोना के संकट काल का हवाला भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात यह है कि जिन राज्यों में कोरोना की मार सबसे ज्यादा पड़ी है, वो भी बेरोजगारी वाले ग्राफ में किसी न किसी संतोषजनक स्थान पर जरूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो सियासी गलियारे में आज आपने देखा कि किस तरीके से हलचल है, और इन्हीं तमाम खबरों को लेकर के यकीन मानिए आगे आने वाले दिनों में भी बहुत सारे और अपडेट्स मिलने वाले हैं। इन तमाम खबरों का फॉलोअप भी सियासी गलियारे के जरिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज की पेशकश में बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।